अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जब O एंड H के बीच में जो बॉन्ड होता है ब्रेक होता है तो किस तरीके से रिएक्शंस होती हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि अगर कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमें कौन सी रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। तो एक बात बता दें कि कौन सा बॉन्ड कब ब्रेक होगा ये डिसाइड करेगा तुम कौन सा रीजेंट ले रहे हो, और जब जो बॉन्ड ब्रेक होगा उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो देखो तुम जब एक बात याद रखें ना कि जब कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा ना तो टर्सरी वाला मोर रिएक्टिव होता है, सेकेंडरी वाला उससे कम और सबसे कम होता है प्राइमरी वाला कम रिएक्टिव। आखिरकार इसकी कहानी ऐसे होती है कि तुम एक चीज़ तो जानते हो कि जो अल्काइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से क्या कर देता है कि मान लो कि जैसे कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, बीच में रखा मान लो ये पत्थर मतलब लोन पेयर है, पत्थर रखे हैं और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो बेसिकली ये भी इलेक्ट्रॉन सेंड कर रहा है। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करेगा तो इलेक्ट्रॉन और इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट होता जाएगा वैसे वैसे इसमें और ज़्यादा पोलरिटी बढ़ती जाएगी। जितनी ज़्यादा पोलरिटी बढ़ती जाएगी बॉन्ड उतनी आसानी से ब्रेक हो जाएगा। और बॉन्ड ब्रेक हो गए किसका फॉर्मेशन है? कार्बोकैटायन का। और कार्बोकैटायन है वो कार्बोकैटायन बनाना पड़ता है जो मोर स्टेबल हो। देखो इसलिए जो टर्सरी वाला होता है वो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है। तुम क्या कह सकते हैं जो टर्सरी वाला एल्कोहल होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, फिर सेकेंडरी होता है और सबसे आखिरी में होता है प्राइमरी। और प्राइमरी से अगर और भी कम रिएक्टिव देखें, सॉरी यहाँ H है, तो सिंपल सा अल्कोहल हमारे पास OH वाला जब सब जगह हाइड्रोजन हो। तो इस बात का थोड़ा याद रखना तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो रिएक्टिविटी हमने क्या देखी कि इस साइड से लेकर इस साइड तक डिक्रीज होती जा रही है। रीज़न तो समझ में आ गया होगा कि आखिरकार इसकी रिएक्टिविटी में क्यों चेंजेस आए हैं। जब ये पता है मान लो इसमें से हमने OH हटाया तो ये रहा कार्बोकैटायन। अब एक कार्बोकैटायन में कई बार तुम्हें रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन वर्ड सुनने को मिलेगा। इस टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ लेना, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, वीडियो बना रखी है, बहुत डिटेल में समझाया गया, बहुत बिंदास तरीके से। आखिरकार अब हम रिएक्शंस पढ़ते हैं कि जब अल्कोहल की तुम रिएक्शंस करो किससे? हाइड्रोजन हैलाइड से। हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं HI जैसे HBr और HCl। HF की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होता है। तो अगर रिएक्टिविटी तुम देखने को जाओगे तो इसकी रिएक्टिविटी कुछ इस तरीके से होती है और इस हम बहुत पहले से डिटेल में बात कर चुके हैं। तो देखो, और रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल होती है टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो अगर तुमसे कोई कहे कि सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सा पेयर शो करेगा, वो करेगा HI एंड टर्सरी का। अब हम इसकी जनरल रिएक्शंस देखते हैं। देखो, लेकिन इसमें एक बात याद रखना कि इसमें हम लुईस एसिड ऐसा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। लुईस एसिड ऐसा कैटलिस्ट। देखो रिएक्शन होगी ROH प्लस HX। अब एक बात अगर तुम इसमें ऑब्जर्व करोगे तो अगर मान लो किसी कंपाउंड में से OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो बेसिकली बेस जैसा नेचर शो नहीं कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि बेसिकली देखो, और ये सब क्या है? ये सब है एसिड हैं। तो बेस एंड एसिड की रिएक्शन ही तो हो रही है। तो क्या कंपाउंड बनेगा? कंपाउंड बनेगा वाटर एंड RX। देखो मैं ये अपने हिसाब से बता रहा हूँ, जिस हिसाब से मैंने याद किया था। बुक में क्या लिखा क्या नहीं लिखा इट डजेंट मैटर। मैंने वैसे बता दिया कि अल्कोहल जो होता है वो बेसिक भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, लेकिन मैंने इस तरीके से याद किया था। देखो अगर मान लो हम और रिएक्शन देखें तो सब कुछ होता जाएगा। एक बात याद रखना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी की रिएक्शन कराने के लिए तुम्हें कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ता है एंड कभी कभार हीट भी करना पड़ता है। जैसे कभी कभार कहते हैं कि एनहाइड्राइड ZnCl2 प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जैसे मान लो प्राइमरी है CH3 CH2OH, इसकी रिएक्शन अगर तुम्हें HCl से करानी है तो तुम्हें एनहाइड्राइड ZnCl2 लेना पड़ेगा और उसे करना पड़ेगा हीट। तो कंपाउंड बनता है CH3 CH2Cl प्लस वाटर। अगर तुम लेते हो टर्सरी अल्कोहल तो मैंने बता दिया कि टर्सरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव है, और जो चीज़ रिएक्टिव होती है तो उसके लिए कोई स्पेशल कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
तो सिंपल से सर रूम टेम्परेचर भी रखोगे ना तब भी रिएक्शन कर जाएगा, और इसको हटा के ये Cl इसकी जगह लग जाएगा, तो कंपाउंड बनता है Cl CH3 CH3 और CH3 और प्लस H2O। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। तो अभी हमने क्या बात करी, अभी हम ले रहे हैं HCl, अगर इसकी जगह तुम क्या लोगे HBr। तो बेसिकली बताते हैं प्राइमरी की रिएक्शंस कराने के लिए तुम्हें कंसनट्रेटेड H2SO4 लेना पड़ता है ऐसा कैटलिस्ट, लेकिन सेकेंडरी एंड टर्सरी के लिए तुम्हें कोई भी कैटलिस्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे देखो ये रहा सिंपल सा प्राइमरी, तो किससे रिएक्शन करा रहे हैं HBr से, तब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी किसकी कंसनट्रेटेड H2SO4 की, तो कंपाउंड बनेगा यहाँ। अगर तुम इसी की जगह ले रहे हो सेकेंडरी, तुम्हें कोई भी सेकेंड या टर्सरी, तो तुम्हें कोई भी लेने की ज़रूरत नहीं है कोई भी कैटलिस्ट, क्योंकि वो रिएक्टिविटी उसकी फास्ट है। अब तुम कहोगे भैया हमने HCl की बात कर ली है, HBr की बात कर ली, अब ज़रा आप HI की बात कर लो। तो बेसिकली क्या होता है जब तुम एल्कोहल को किसके साथ रिएक्ट करते हो HI के साथ, और सिंपली क्या कर देते हो हीट कर देते हो, तो कंपाउंड बनता है क्या अल्काइल आयोडाइड। समझ में आया कि नहीं, जैसे ROX प्लस HI था ना, इसकी रिएक्शंस करा दो किसके साथ, इसके साथ, तो ये हट जाएगा और ये वाला इसकी जगह आ जाएगा RI प्लस H2O। लेकिन अगर यही रिएक्शन एल्कोहल की रिएक्शन तुम किससे कराते हो HI से, बस रिएजेंट चेंज कर दोगे, मतलब रेड फास्फोरस से करानी है और टेम्परेचर होगी 423 केल्विन, तो पता है कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा हाइड्रोकार्बन C2H6I2 प्लस H2। इसको याद रखना। देखो यहाँ से हम हीट कर रहे थे, यहाँ हमने टेम्परेचर मतलब रेड फास्फोरस कर दिया, तो कंपाउंड ए बनेगा। अब 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखो पहला ये है कि SN1 मैकेनिज्म, दूसरा है SN2 मैकेनिज्म, और तीसरा है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। इसको बहुत ध्यान से सुनना। देखो जो तुम्हारे पास सेकेंडरी एंड टर्सरी होते हैं वो करते हैं SN1 मैकेनिज्म को फॉलो। SN1 मैकेनिज्म जो करते हैं तो उसमें तुम्हें देखने को मिलता है रेशिमाइजेशन, और जो प्राइमरी होता है वो फॉलो करता है SN2 को। जब SN2 को फॉलो करते हैं तो क्या होता है इन्वर्जन, जिसे SN1 SN2 डिटेल में नहीं आता तो एक बार वीडियो देख रहे हैं SN2 एंड SN1 की, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, बहुत ज़्यादा काम आएगी। बोर्ड में भी क्वेश्चन इसके आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। अब हम तीसरे पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं, वो है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन ये कहता है कि हमें मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है। जैसे देखो हम रिएक्शन कराते हैं CH3C CH CH3 और रिएक्शन करा हम सिंपल सी HBr से। यहाँ मान लो H है, यहाँ मान लेते हैं OH है, और यहाँ भी यहाँ मान के चलते हैं CH3 है। तो बेसिकली तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ तो सेट हो गई होगी, OH का बॉन्ड ब्रेक करना है, OH का बॉन्ड ब्रेक करो और OH की जगह इस वाले पार्ट को लगा दो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। जैसे मान लो चिंटू ने कहा कि भैया हम इस तरीके से प्रोडक्ट बनाएंगे, उसने कहा भैया हम बनाएंगे प्रोडक्ट इस तरीके से Br H CH3 और CH3 और H। वो बच्चा मेरे पास लाया, चिंटू मेरे पास लाया, भैया ए रिएक्शंस है, मैं कहूँगा एक कंपाउंड तुम्हारा गलत है। अब तुम कहोगे भैया ऐसे गलत क्यों हो गया, आपने तो बोला कि जहाँ OH हो वहाँ हटा के तो आप हेलोजन लगा दो। कोई भैया सबको सही किया, फिर भी क्यों गलत है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ कंडीशन होती है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म में सबसे पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ये Br का इसमें एडिशन होता है। तो सबसे पहले कार्बोकैटायन वर्क करते हैं। कार्बोकैटायन बनाने का सबसे आसान तरीका है OH को हटा दो, तो कंपाउंड बनता है CH3C CH, यहाँ लगा दो प्लस और ये लगा दो CH3 और H। अब रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन ये कहता है कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है। तो टर्सरी मोर स्टेबल होता है, उसके सबसे कम होता है प्राइमरी। तो ये देखो कि यहाँ क्या रीअरेंजमेंट ऑफ पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट ऑफ पॉसिबल में होता है कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट या फिर मिथाइल शिफ्ट, मतलब अल्काइल शिफ्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हम करते हैं अल्काइल को शिफ्ट, हम पहले करते हैं हाइड्रोजन को शिफ्ट। क्योंकि देखो
इसको शिफ्ट करके लगा देंगे यहाँ और ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ। तो कंपाउंड बनेगा CH3C, CH2, CH3 और CH3। तो ये रहा पॉजिटिव चार्ज यहाँ। अब जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अब ये लगाओ यहाँ Br। Br बेसिकली क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ लगा दो Br। ये रहा तुम्हारा कंपाउंड, ए है तुम्हारा सही कंपाउंड। जिससे अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में 11th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाया, मार्कोनी रूल्स, एंटी मार्कोनी रूल्स, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, वहाँ जाके देखें, बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब पॉइंट नंबर 2 लिखो, रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड। कि अगर तुम एल्कोहल की रिएक्शन कराते हो फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस हैलाइड पता कौन कौन से होते हैं, जैसे लिखो PCl5, PCl3 और बताएं PBr3 और PI3। एक बात बता दें कि जो हम इसका करते हैं इन दोनों का, वो करते हैं सीतु। सीतु मतलब होता है किसी चीज़ को रिएक्शन में बनाना और रिएक्शन में ही यूज़ कर लेना। तो हम डायरेक्ट रिएक्टेंट साइड में PBr3 नहीं लेते हैं ना PI3 लेते हैं, हम रिएक्टेंट साइड लेते हैं PBr2। अगर इसकी रिएक्शन करानी हो, इसकी रिएक्शन करानी तो PI2। अभी बताएंगे एग्जाम्पल के साथ, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो एल्कोहल लिया, OH लिया, हमने ले लिया है PCl5। तो जो कंपाउंड तुम्हें देखने को मिलेगा, ए वाला ब्रेक कर दो, इसे Cl लगा दो, Cl और POCl3 और HCl। तो बेसिकली क्या बन गया, ये बन गया हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स कुछ मतलब सबसे पहले चैप्टर ही पढ़ा था ऑर्गेनिक चैप्टर में। तो अगर हेलो अल्केन्स नहीं आता, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखें, हर चीज़ समझ में आएगी। जैसे देखो अब बात करते हैं कि ROH प्लस PX3 की। अब देखो X पता क्या हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। मतलब PCl3 भी हो सकता है, PBr3 भी हो सकता है और PI3 भी हो सकता है। तो रिएक्शंस होती बनती है RX मतलब हेलो अल्केन्स का फॉर्मेशन, H3PO3। तो अब हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं PCl5 के साथ। जैसे मान लो CH3CH2OH प्लस PCl5। तो कंपाउंड बनेगा CH3CH2Cl प्लस POCl3 और HCl। अब हम क्या करते हैं, हम तुम्हें PBr3 की भी दिखाते हैं और क्या दिखाते हैं, PI3 की। जैसे मान लो हमें इसके साथ कराना है, तो हमने करा CH3CH2OH, ये लेंगे PBr3। अब देखो तुम्हें ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन ये डायरेक्ट ऐसे यूज़ नहीं करते हैं। हम इस रिएक्शन में लेते हैं CH3CH2OH प्लस फास्फोरस प्लस Br2, तब जाके और हम इसको PBr3 मानते हैं और कंपाउंड बनता है तुम्हारे पास CH3CH2Br और H3PO3। मुझे उम्मीद है ये बात तुम्हें क्लियर हो गई होगी। अगर रिएक्शन करनी है किसकी, PI3 की, तो हम पता क्या लेंगे, CH3CH2OH प्लस P प्लस I2 और कंपाउंड बनेगा CH3CH2I, ये रहा कंपाउंड, और प्लस H3PO3। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब लिखो पॉइंट नंबर 3 स्टार बना के कि रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड, अब बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है। तो वो फॉर्मूला होता है SOCl2। तो हम क्या करते हैं कि अल्कोहल की रिएक्शंस करते हैं ROH प्लस SOCl2, किसकी प्रेजेंस में, पायरिडीन की प्रेजेंस में। तो कंपाउंड बनता है RCl प्लस SO2 और HCl। ये मेथड बेस्ट है, क्यों है, क्योंकि देखो अगर तुम्हें हेलो अल्केन्स बनाना है तो ये वाला मेथड सबसे बेस्ट है, क्योंकि SO2 भी गैस के फॉर्म में उड़ जाएगी और HCl भी गैस के फॉर्म में उड़ जाएगी, हमें प्योर कंपाउंड मिल जाएगा RCl हेलो अल्केन्स। मतलब अगर एग्जाम्पल लोगे तो C2H5OH प्लस SOCl2 किसकी प्रेजेंस में, पायरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है। तो कंपाउंड मिलेगा C2H5Cl प्लस SO2 गैस ए भी उड़ जाएगी और HCl गैस ए भी उड़ जाएगी, ये अपने पास सिर्फ रह जाएगा C2H5Cl। पॉइंट नंबर C डालो, रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ क्लीवेज ऑफ अल्काइल एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप।
ये सबसे सिंपल पढ़ने से हमने क्या किया, सबसे पहले देखो सबसे पहले आखिरकार हमने पढ़ा कि O एंड H का बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है कि कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसा अल्कोहल जिसमें से एक जगह से OH निकलेगा तो एक जगह से H निकलेगा। कन्फर्म है, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से। मतलब बीटा एलिमिनेशन भी से बोलने को कहीं सुनने को मिलेगा तुम्हें। देखो तो बेसिकली हमने क्या लिया है, अल्कोहल, ये रहा सिंपल सा OH, H और H। यहाँ आता है सिटजिफ रूल। सिटजिफ रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसकी रिएक्शन, हाँ अब इसकी कंडीशन पता है क्या है कि जो रिएक्शंस होती है उसे हीट करते हैं किसके साथ, प्रोटोनिक एसिड के साथ। अब प्रोटोनिक एसिड क्या होते हैं वो कभी डिटेल में बताएंगे और कभी, मतलब पहले से वीडियो अपलोडेड है। लेकिन प्रोटोनिक एसिड जो हम लेते हैं सबसे सिंपल H2SO4, कंसनट्रेट H2SO4 S3PO4। इतना समझ सकते हो, प्रोटोनिक एसिड वो एसिड होते हैं जो H+ निकालते हैं, सिंपल सी बात। तो इसने रिएक्शंस करी है H+ के साथ और किसके साथ, क्या करना है, हीट करना है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 443 केल्विन। तो कंपाउंड तुम्हें देखने को मिलेगा, देखो यहाँ से OH निकालो, यहाँ से H निकालो, तो कंपाउंड रहेगा A। जिसे सिटजिफ रूल नहीं आता है तो एक बार सिटजिफ रूल जरूर देख लेना, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये रही किसके साथ, प्राइमरी अल्कोहल के साथ। अगर हम बात करते हैं किसके साथ, टर्सरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल की, तो देखो जो टर्सरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल होता है ना, इसका डिहाइड्रेशन सिंपल सी कंडीशन में भी हो सकता है। जैसे 85% H2SO4 होना चाहिए, कंसनट्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है और टेम्परेचर 440 केल्विन। अब एक बात बता दें कि इसको जो हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, इसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर का रिमूव हो जाना। और यहाँ क्या है, एसिडिक है, एसिडिक नेचर है कि नहीं प्रोटोनिक होने की वजह से। आखिरकार ये सब तुम्हें समझ आएगा, इसकी मैकेनिज्म समझाएंगे, परेशान नहीं होना। तो डिहाइड्रेशन होता है वाटर का रिमूवल को, वाटर अगर किसी चीज़ से रिमूव हो जाए उसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो देखो कराने वाले में सेकेंडरी अल्कोहल बोलो कोई भी, जैसे CH, CH3, OH और CH3, वही कंडीशन ले लो, इतनी यही कंडीशन सेम टू सेम है। तो कंपाउंड पर तुम्हारे पास देखने को मिलेगा, तो इसको समझते हैं। देखो C OH H H H H, ये रहा H। बेसिकली क्या करना है, ए रिमूव करना है, एक जगह से ए कर दो, एक जगह से ए कर दो। तो कंपाउंड में देखने को मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। ये रहा तुम्हारे पास कंपाउंड। अगर सेम टू सेम ही बात करते हैं टर्सरी के लिए, तो टर्सरी में क्या हो जाएगा, इसकी जगह एक और CH3 आ जाएगा। वही काम है, इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो, तो जहाँ ये H लगा है यहाँ CH3 होगा। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन समस्या यहाँ नहीं आती है, समस्या आती है यहाँ कि अगर कंपाउंड हो CH3 CH CH2 और CH3 और हो OH, तो अब तुम्हें समझ में नहीं आता कि आखिरकार ए वाला तो अल्फ़ा है, ए वाला बीटा है, ए वाला भी बीटा है। तो आखिरकार हाइड्रोजन यहाँ से निकालें कि हाइड्रोजन यहाँ से निकालें। तो बता दूं कि सिटजिफ रूल मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया, बहुत बिंदास तरीके से। बस इतना याद रख लो कि सिटजिफ रूल ये कहता है कि हमें वो अल्कीन्स बनाना है जो मोर सब्स्टिट्यूटेड हो। सब्स्टिट्यूटेड मतलब होता है डबल बॉन्ड से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होने चाहिए। तो वो सोचते हैं देखो उस तरीके से C और C, H H H, यहाँ H है और यहाँ H है, ये भी H है, यहाँ H है, H, यहाँ लगा दो OH। ये यहाँ से निकलना तो कन्फर्म है। अब डिसाइड करते हैं कि तुम ए वाला निकालो कि ए वाला निकालो। किसी बच्चे ने कहा कि नहीं भैया हम ए वाला हाइड्रोजन निकालेंगे, तो कंपाउंड बनेगा किस तरीके से, C डबल बॉन्ड C A C और C। कोई इसने कहा हम ए वाला निकालेंगे, तो कंपाउंड बनेगा C डबल बॉन्ड C एंड C। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि मान लो डबल बॉन्ड है, रहा डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड, तो कौन से वाले कंपाउंड में ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं। देखो इस वाले में सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, जबकि इस वाले में दो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं, क्योंकि 1 2 3 ये भी यहाँ रहेगा ना,
ये वाला यहाँ आ गया है। देखो इसमें 2 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये वाला, यही कहते हैं अल्काइल। तो अगर जैसे और भी अगर नहीं आया समझ में तो घबराने वाली बात नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बहुत डिटेल में समझाया है, पूरी मैकेनिज्म समझाई, सब कुछ तुम्हें समझा रखा है, तो यहाँ ज़्यादा तुम्हें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात का हमेशा याद रखना कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल एल्कीन्स बनाना है, नहीं तो गलती कर दोगे। अब एक स्टार बना के लिखो, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो तुम्हारे पास अल्कोहल होता है एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शंस है, वो डिपेंड करती है किस पे, कि क्या कंडीशन होगी। कंडीशन मतलब तुम किसको एक्सेस में ले रहे हो, कितना टेम्परेचर ले रहे हो। देखो बहुत ध्यान सुनना कि जैसे अगर तुम टेम्परेचर ले रहे हो 443 केल्विन, तो तुम्हें कंपाउंड देखने को मिलेगा एल्कीन्स। अगर तुम पहला और अगर दूसरा देखो, अगर तुम टेम्परेचर ले रहे हो 413 केल्विन एंड जो तुम अल्कोहल ले रहे हो वो ले रहे हो एक्सेस में, तो तुम्हें कंपाउंड देखने को मिलेगा ईथर। बात समझ में आएगी कि नहीं। एल्कीन वाली रिएक्शन पढ़ चुके हैं, ईथर वाली हम तुम्हें समझा रहे हैं। जैसे मान लो ये रहा CH3 CH2OH, ये है क्या एक्सेस में, मतलब एक्सेस मतलब होता है कि H2SO4 के कंपैरिजन में एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं। H+ मतलब H2SO4 ही मान लो, और 413 केल्विन, तो मतलब कंपाउंड क्या बनेगा, देखो इस तरीके से याद रखना है, तो बनेगा ईथर ही बनेगा। ईथर और एस्टर में इतना कंफ्यूज रहता हूँ जिसकी कोई हद नहीं है। देखो तुम्हें याद ऐसे रखना है कि इसमें से H हटा दो और CH3 CH2O H हटा दिया है, और एक इसका मॉलिक्यूल्स और होगा CH3 CH2OH, इसमें से तुम H हटा दो, OH हटा दो, और इसको क्या कर दो, कंबाइन कर दो। मुझे पता बहुत सारे बच्चों की बात समझ में नहीं आई होगी। देखो जैसे मान लो एक कंटेनर होता है, एक कंटेनर है, इसके अंदर है क्या, एथेनॉल। एथेनॉल वही है जो तुम पीते हो, मतलब तुम नहीं, मतलब कुछ लोग पीते होंगे, बड़े बुजुर्ग को देखा होगा, CH3 CH2 और OH। इसके अंदर इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। मान लेते हैं कि इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल इसका ए रहा, एक मॉलिक्यूल ए रहा, एक रहा इसका, एक रहा ये, और एक रहा इसका, और एक रहा इसका। तो पता क्या करेंगे, ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर देंगे। और एक चीज़ याद रखना कि इसमें H2SO4 भी मिला हुआ है, तो H2SO4 रहोगे तो उसके H+ को ही ध्यान दिया जाता है सिर्फ, है रहोगे। तो इसके मान लो 2 मॉलिक्यूल्स रहे, पहला मॉलिक्यूल्स ए रहा और दूसरा मॉलिक्यूल्स इसका ए रहा। तो क्या होगा कि इसमें से OH निकलेगा और यहाँ से निकलेगा H, और ये दोनों पार्ट हट जाएगा, और ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपस में कंबाइन हो जाएगी, तो कंपाउंड बनेगा CH3 CH2O CH2 CH3। ये रहा तुम्हारे पास कंपाउंड। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। अब देखो अब तुम्हें बताएं कि ये डिहाइड्रेशन तुम दूसरे तरीके से भी करा सकते हो, और यही सेम टू सेम कंडीशन। जैसे मान लो तुम्हारे पास है अल्कोहल CH3 CH2OH, इसकी रिएक्शंस कराओ Al2O3 के साथ, और टेम्परेचर होगा 513 से लेके 523 केल्विन के बीच का टेम्परेचर होगा। तो पता क्या बनेगा, तो बनेगा ईथर। ईथर तो समझ ही गए होगे कि 2 मॉलिक्यूल्स लो, इसमें से एक निकालो, इसमें से और दूसरे में से H निकालो, दोनों को कंबाइन कर दो, तो कंपाउंड होता है CH3 CH2O CH2 CH3। बात समझ में आई कि नहीं आई है। अगर ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, अगर टेम्परेचर हो 633 केल्विन, सब कुछ सेम होगा, CH3 CH2OH और Al2O3, टेम्परेचर होगा 633 केल्विन, तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अब कंपाउंड बनेगा मतलब ईथीन। पता क्या होगा, COH H
H H और H, यहाँ से H हटा दो, यहाँ से OH हटा दो और कंपाउंड बना दो इस तरीके से, डबल बॉन्ड C H H H H। तो अगर एक चीज़ तुम ऑब्जर्व कर रहे होगे कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो तुम देख रहे होगे कि एल्कीन्स देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। अगर कभी कंपटीशन में आ जाए कि दो कंडीशन है, बताओ एल्कीन किस में बनेगा, तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसमें तुम्हें एल्कीन्स देखने को मिलेगा। अगर ये सब याद नहीं है तो भी तुम्हें याद रख लेना कि हाँ यार इसमें ऐसा है। क्योंकि अगर देखो तुम यहाँ भी अगर ऑब्जर्व करोगे ना, देखो 413 पे ईथर बन रहा है और 443 पे एल्कीन बन रहा है। इस बात को थोड़ा याद रखना, ज़्यादा हेल्प करेगा तुम्हारे लिए। तो मुझे उम्मीद है कि सब चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब स्टार बना के लिखो डिहाइड्रोजनेशन। देखो इस डिहाइड्रोजनेशन को बहुत ध्यान से सुनना। देखो डी मतलब होता है रिमूव, हाइड्रोजनेशन होता है हाइड्रोजन। अगर किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो उसे बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन। अब इसमें कुछ कंडीशन हैं कि अगर तुम प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हो तो तुम्हें देखने को मिलेगा एल्डिहाइड। क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। अगर तुम सेकेंडरी ले रहे हो तो तुम्हें देखने को मिलेगा कीटोन। और अगर तुम टर्सरी ले रहे हो तो तुम्हें कंपाउंड देखने को मिलेगा क्या? तुम्हें मिलेगा एल्कीन्स। क्या करते हैं, इन तीनों की रिएक्शंस हम देखते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो कंडीशन हो जाए कॉपर एट 573 केल्विन, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मतलब 300 डिग्री सेल्सियस। तो इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले थोड़ी इसके बारे में जान लो कि देखो हम क्या करते हैं कि जो अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसको हम पास करते हैं किसके ऊपर से? कॉपर के। और उस कॉपर का टेम्परेचर होता है 573 केल्विन, मतलब 300 डिग्री सेल्सियस। तो रिएक्शंस तुम्हें कुछ इस तरीके से देखने को मिलती हैं, बहुत ध्यान से देखना। देखो जैसे मान लो हमने लिया प्राइमरी COH और ये रहा H, ये रहा CH3 और H। कन्फर्म? अब देखो डिहाइड्रोजनेशन करना है तो यहाँ से एक H निकलेगा और यहाँ से एक H निकलेगा। और कंडीशन है कॉपर एट 573 केल्विन, तो कंपाउंड बनेगा इस तरीके से। तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O H CH3। अब देखो दूसरा, देखो सेकेंड अगर हो CH3 OH और H, यहाँ से H हटाओ और यहाँ से भी H हटाओ, तो कंपाउंड तुम्हें देखने को मिलेगा वही, मतलब कंडीशन 573 केल्विन होना चाहिए, कॉपर होना चाहिए। इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो कंपाउंड बनेगा CO CH3 देखो ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। अब हम बात करते हैं टर्सरी अल्कोहल के पास। देखो ये रहा टर्सरी, कार्बन CH3 ये लगा OH। तो इसमें वही कंडीशन हो जो कॉपर होनी 573 केल्विन होना चाहिए टेम्परेचर। देखो इस तरीके से होता है कि यहाँ से ये समझ लो कि OH हटाना है और इनमें से किसी में से एक हाइड्रोजन हटाना है। तो जो तुम्हें कंपाउंड देखने को मिलेगा वो कंपाउंड मिलेगा C डबल बॉन्ड CH2, मतलब जिसमें से तुमने हाइड्रोजन मतलब इससे निकाला तो ए वाला CH ये रहा, यहाँ रहा है, और ये बाकी ए CH3 यहाँ रहा और ए वाला CH3 ये रहा है, और निकलेगा इसमें से H2O। मतलब ये वाला थोड़ा इससे अलग है। बेसिकली अगर तुम इसमें देखो तो इसमें क्या हुआ? डिहाइड्रेशन। समझे कि नहीं समझे? तो तुमने क्या ऑब्जर्व किया है कि सेकंड प्राइमरी और सेकेंडरी में डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, जबकि टर्सरी वाले में क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर का लॉस हो रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। तो मैं अगर एक बार रिवाइज कराऊँ तो मैं बताऊँ कि हमने स्टार्टिंग करी थी कि इस तरीके से बॉन्ड्स को ब्रेक करने से, यहाँ से H H H। अब कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा ये डिपेंड करेगा कि क्या कंडीशन है और क्या तुम रिएजेंट यूज़ कर रहे हो। सबसे पहले हमने देखा था OH का बॉन्ड ब्रेक हुआ था, फिर हमने देखा था इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर हमने देखा इसका भी हुआ, इसका भी हुआ, फिर हमने देखा कि इसी में से दोनों चीज़ पॉसिबल हो गई हैं।